हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.3 पेज पर में का जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक सोल्व कर लिए थे। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हमें मिला है। एक बीमा कंपनी है जो 2,000 स्कूटर चालकों का और 4,000 कार चालकों का एवं 6,000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। ठीक। दुर्घटनाओं की प्रायिकता क्रमशः यानी कंटिन्यू ऑर्डर में कि स्कूटर जो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं उनकी प्रायिकता है 0.01 एवं कार चालकों के दुर्घटनाग्रस्त होने की 0.03 और लास्ट जो है ट्रक चालक उनके दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता हमें 0.15 दे रखी है। बीमाकृत व्यक्तियों अर्थात चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। यानी हमें यह तो पता है कि बीमाकृत व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। उस व्यक्ति का स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग लिख लेते हैं जो इवेंट हमें पता है उसको हम लोग जो है हल 7। सबसे पहले हम इवेंट ई जो हमें पहले से पता है और हमें यह पता है कि बीमाकृत व्यक्ति में से एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो बीमाकृत व्यक्ति का दुर्घटनाग्रस्त होना ये हमें पता है। ठीक है। अब जो मल्टीपल इवेंट्स है E1 E2 E3 वो हमें मानने और वो हम क्या मानेंगे। सबसे पहले हम मान सकते हैं कि E1 इवेंट वो हम मान सकते हैं स्कूटर चालक E1 को हम मान लेते हैं स्कूटर चालक और E2 जो है वो है हमारा कार चालक और E3 जो है वो है ट्रक चालक। ये हमने मान लिया। अब जब हमें पता है कि जो बीमाकृत व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उस स्थिति में उसका जो है सबसे पहले जो ज्ञात इवेंट है वो है कि जो बीमाकृत व्यक्ति है वो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। तो इसलिए हम सह प्रतिबंध से क्या करेंगे, जो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है यानी जो घटना घटित हो चुकी है उसको हमने हर में लिख दिया। ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। हमें बोला गया उस व्यक्ति का स्कूटर चालक होने की प्रायिकता। तो स्कूटर चालक को आपने क्या काउंट किया, कौन सा इवेंट माना, E1। तो मैंने यहां लिख दिया E1। कैसी घटना, ये कैसी कंडीशन बन गई सह प्रतिबंध की। तो सोल्व आउट कीजिए P E1 इंटरसेक्शन E बट्टे P E। ठीक है। और हमें पता है कि सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो रिवर्स प्रोबेबिलिटी का है यानी किसका है, बेस प्रमेय का है। तो देखिए पीई क्या है, ई बीमाकृत व्यक्ति का दुर्घटनाग्रस्त होना। हमारे पास व्यक्ति का मतलब कितने प्रकार के चालक है, यहाँ 3 प्रकार के। फर्स्ट स्कूटर चालक, दूसरा कार चालक, तीसरा ट्रक चालक। तो देखिए अगर चालक जो है यानी व्यक्ति स्कूटर चालक है, ठीक है, तो दुर्घटनाग्रस्त तो वो भी तो हो सकता है। देन देखिए अगर स्कूटर चालक है तो उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की। सेकंड, अगर वो कार चालक है
और जब कार चालक है तो भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। ठीक है, प्लस अगर वो ट्रक चालक है तो भी तो भाई साहब दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। ये हमारा हो गया संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से हमने लिख दिया कि बीमाकृत व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता। और किस किस प्रकार के चालकों की भी यहां पे प्रश्न में बात हुई है, 3 प्रकार के, स्कूटर चालक, कार चालक और ट्रक चालक। फर्स्ट, ठीक है कि भाई तीनों में से एक का चयन करना पड़ेगा। पहले हमने स्कूटर चालक का चयन कर लिया, जब स्कूटर चालक का चयन कर लिया तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। दूसरा, हमने कार चालक का चयन किया और जब कार चालक है तो भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। थर्ड केस में ट्रक चालक है और ट्रक चालक है तो भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। क्वेश्चन में स्कूटर चालक का पूछा है, जिसको आपने इवेंट E1 दिया है, तो E1 वाला पोर्शन आप बेस प्रमेय के अनुसार ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, और ये इसी का ये सॉल्यूशन है किसके आधार पे, गुणन प्रमेय के आधार पे। ठीक है, नीचे संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लिखा है और ऊपर गुणन प्रमेय है। ठीक, और गुणन प्रमेय जो आपने जो पढ़ा ही है लास्ट वाली जो चैप्टर उसमें, तो ये पूरा इसका जो ढांचा है बेज प्रमेय का कैसे बना है ये आपको क्लियर होना चाहिए। जितनी भी चीजें हैं यानी जिन जिन की भी प्रायिकताएं इसमें इस्तेमाल हुई है यहां हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले P1 इसकी प्रायिकता निकालते हैं कि स्कूटर चालक के चयन की। तो सबसे पहले जो किन किन का आप ये बताइए कि बीमा किया हुआ है, 2000 स्कूटर चालकों का, 4000 कार चालकों का और 6000 ट्रक चालकों का। तो प्रायिकता क्या सूत्र, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम नीचे लिख दीजिए, 2000 प्लस 4000 प्लस 6000 प्लस 6000 और उनमें से स्कूटर चालक 2000। ठीक है, 16 आउट कीजिए, 6 4 10 2 12, तो 12,000 और ऊपर 2000, 16 आउट किया, 3 शून्य से 3 शून्य, तो ये 1/, नहीं सॉरी 2 से इसको 12 को काटा तो 1/6, 1/6 क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल आप लोगों को। 1/6 यानी स्कूटर चालक के चयन की प्रायिकता 1/6। अब देखिए नीचे तो टोटल 12,000 ही रहेगा तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। फिर P2 इसका मतलब कार चालक कितने हैं क्वेश्चन में, 4000, तो अनुकूल परिणाम 4000 और कुल जो नीचे का वही रहेगा, कितना है 12,000, डायरेक्ट लिखा है मैंने। तो 16 आउट किया, 3 शून्य से 3 शून्य और 4 3 12, 1/3। E3 का मतलब ट्रक चालक, कुल परिणाम तो 12,000 और ट्रक चालकों की संख्या 6000, तो काट दीजिए, 3 शून्य से 3 शून्य और 6 दूनी 12, 1/2। अब आगे बढ़िए, जब आपको पता है कि जो चालक है वो स्कूटर चालक है, तो उस स्थिति में उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता क्वेश्चन में आपको गिवन है, कितनी है 0.01। ठीक, अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/100। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि जब चालक जो है वो कार चालक है, देन उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की जो प्रायिकता हमें दे रखी है 0.03, यानी 1/, पॉइंट को उठाया तो नीचे कितना आ गया 100, तो 3/100
100। एंड लास्ट हमें दे रखा है ट्रक चालक। तो देखिए P, जब ट्रक जो चालक है वो ट्रक चालक है, उस स्थिति में उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता कितनी है? 0.15। देखिए पॉइंट को हटा दीजिए तो 15/100। ये सभी वैल्यूज जो है हमने यहां पर फाइंड किए, सारी फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर हमारे साथ होगा। कैलकुलेशन का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। E1 1/6, E/E1 1/100। नीचे देखिए ये पोर्शन तो एज इट इज, तो 1/6 गुना 1/100 प्लस PE2 1/3 गुना E/E2 3/100 प्लस E3 का 1/2 यानी PE3 1/2 गुना P यानी प्रायिकता E/E3 15/100 15/100। बिल्कुल आसान, सोल्व कर लीजिए भाई। तो प्रायिकता जो है E1/E, ये हो गया आपका 1/600। नीचे देखिए ध्यान से, ये हुआ 600। देख लीजिए, इसको थोड़ा सोल्व करके लिखिए। 1/600 प्लस 3/300 प्लस 15/200। 600 3/300 15/200, तो 600 300 और 200। इसका जब हम लघुत्तम लेंगे तो देखिए हमारे पास जो आएगा वो हम यहां लिख देते हैं स्टूडेंट, नीचे यहीं पे जगह बना लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये हो गया E1/E, ऊपर का तो 1/600, ठीक है। और नीचे का जो लघुत्तम मेरा बनेगा, ठीक है, लघुत्तम मेरा जो बनेगा ये यहां पे मेरा लघुत्तम बन जाएगा 600। तो 600 में 600 का भाग दिया 1 बार, 300 का 600 में भाग दिया 2 बार, तो 3 दूनी 6, 200 का 600 में भाग दिया 3 बार, और 15 तिया 45, 15 तिया 45, ठीक है। देखिए 600 से 600 कट, क्लियर। आगे इसको अगर सोल्व करें तो 1/45 में 5 जोड़ेंगे 50, 50 से 51 और एक ये 52, तो 1/52, 1/52। तो जो प्रायिकता है मेरे पास E1/E, ये आ गई 1/52, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन में साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बिल्कुल। तो ठीक है स्टूडेंट, काफी अच्छा क्वेश्चन, और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 8। एक कारखाने में ए और बी 2 मशीनें लगी है। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पाद का 60% मशीन ए, 40% मशीन बी द्वारा किया जाता है, कि जो कुल उत्पादन है उसका 60% मशीन ए उत्पादित करती है और 40% बी उत्पादित करती है। इसके अतिरिक्त मशीन ए
2% और मशीन बी 1% उत्पाद खराब करती है, यानी जो कुल उत्पादन है उसमें से ए जो है वो 2% और बी 1% खराब कर देती है। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है, उस ढेर से यादृच्छिक निकाली गई वस्तु खराब है, तो वस्तु ए मशीन द्वारा बने होने की प्रायिकता क्या है? तो ध्यान से पढ़िए फिर से, यहां से उस ढेर से एक यादृच्छिक वस्तु निकाली गई है, उसके खराब है, तो ये पता है हमें कि भाई इवेंट ई जो है वो हमें ये लिखना है, निकाली गई वस्तु खराब है। गई वस्तु खराब है, कि भाई जो वस्तु हमने निकाली है ढेर से, तो यहां लिख देते हैं ढेर से खराब है, कोष्टक में लिख दो जो ढेर से निकाली है, जो ढेर से निकाली है। क्लियर? अब हम मल्टीपल इवेंट्स E1 E2 E3 ये मानते हैं, तो देखिए E1 ठीक है, मशीन एक का उत्पाद, मशीन ए से उत्पादित E1 का मतलब हो गया मशीन ए से उत्पादित, और E2 का मतलब हो गया मशीन बी से उत्पादित, या मशीन ए से चयनित या मशीन बी से चयनित। और मशीन ए से चयनित का मतलब क्या है? मशीन ए का चयन करना यानी मशीन ए से उत्पादित, और मशीन बी का चयन करने का मतलब मशीन बी से उत्पादित। इसमें कोई आपको असमंजस से नहीं होना चाहिए। फिर आपको बोला है जब मुझे पता है कि वस्तु खराब है, वस्तु खराब है, तो उसके ए द्वारा बने होने का, ए द्वारा बने होने का मतलब वो ए से उत्पादित है, तो इवेंट कौन सा? E1। इसको लिख लीजिए आप P(E1) इंटरसेक्शन E बट्टे PE। अब देखिए सबसे पहले PE क्या है भाई? कि वो निकाली, जो ढेर में से वस्तु निकाली है वो खराब है, ढेर में से जो वस्तु निकाली है वो खराब है। तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। अगर वो पहला मशीन ए द्वारा चयनित है, यानी ए द्वारा चयनित का मतलब मशीन ए से बनी है, वस्तु मशीन ए से बनी है, क्योंकि दो मशीनें ए और बी, तो किसी एक से बनी होगी, तो पहले मान लेते हैं मशीन ए से बनी है, ठीक है, यानी मशीन का चयन करेंगे। तो मशीन ए द्वारा उत्पादित है तो उस स्थिति में खराब हो सकती है, या यानी प्लस मशीन बी द्वारा उत्पादित है, और जब मशीन बी द्वारा उत्पादित है देन खराब है। ये दो सिचुएशन हो सकती है, और इसी का मतलब है वस्तु खराब है, यानी ये हमने लिखा है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से। अब ऊपर E1 इंटरसेक्शन E, इसकी जगह हम गुणन प्रमेय से ये लिख सकते हैं, यानी ये वाला पोर्शन मशीन ए से बनी है, इसका मतलब इस वाले पोर्शन को ऊपर लिख दीजिए। E बट्टा E1, और इसका ये जो ऐसा लिखते हैं ये हम गुणन प्रमेय से ही तो लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए इसको पढ़िए, गुणन प्रमेय में हमने पढ़ा है E1 का मतलब देखिए मशीन ए से उत्पादित तथा ई का मतलब खराब, तथा ई का मतलब खराब। यही तो है कि भाई मुझे पता है वो ई से उत्पादित है, ई से उत्पादित है, तो उसकी प्रायिकता E1। जब मुझे पता है ई से उत्पादित है तो उसके खराब, तो इस प्रतिबंध से हमने लिखा है, गुणन प्रमेय में पढ़ा है। बिल्कुल भाई, अगर आप इसको लिंक करके चलेंगे ना, मैं बता रहा हूं मजा आ जाएगा पढ़ने में, और अदरवाइज
रट तो सभी रहे हैं, आप भी रटते रहिए, ठीक है, लेकिन रटना नहीं है भाई, प्रायिकता के प्रश्न बड़े मजेदार हैं। तो इन सारे वैल्यूज को हम लोग यहां लिखने का प्रयास करते हैं। P(E1) P(E1) का मतलब क्या है? E1 का मतलब है मशीन ए से उत्पादित कितने परसेंट? 60%। इसका मतलब 60/100। Pe2 इसका मतलब मशीन बी से उत्पादित कितना परसेंट? 40%। मतलब 40/100। एंड ठीक है, इतना कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है तो बता दीजिएगा हमें। Pe1 यानी प्रथम मशीन ए द्वारा उत्पादित है, उस स्थिति में उसके खराब होने की प्रायिकता उत्पाद के बिल्कुल लिख रखा है प्रश्न में, 2%। 2% है ना, और 2% का मतलब 2/100 और Pe/E2 इसका मतलब आपको बोला गया है 1% उत्पाद खराब है, 1% यानी 1/% को हटाते नीचे 100, ठीक है, बिल्कुल। अब सारी ये दो 4 वैल्यू यहां पुट कर दीजिए और सोल्व कर लीजिए, आंसर बिल्कुल आपके सम्मुख प्रकट हो जाएगा एकदम से। E1 Pe1 ये लिखा पड़ा 60/100 गुना E/E1 2/100। इसको तो नीचे एज इट इज लिखिए, 60/100 गुना 2/100 प्लस E2 40/100 गुना E/E2 1/100, ठीक है, सोल्व कीजिए तो Pe1/E ऊपर का 60 को 2 से गुना किया 120 और 100 को 100 से गुना किया तो 10,000। नीचे का पक्ष सोल्व कीजिए, 60 को 2 से 120 एज इट इज और नीचे 10,000 प्लस 40 को 1 से तो 40 और नीचे कितना 10,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे कर लेते हैं Pe1/E तो ऊपर का तो 120/10,000, नीचे देखिए लघुत्तम 10,000 ही बननी है तो 120 प्लस 40 देख लीजिए, ठीक है, लघुत्तम 10,000 दोनों जगह सेम है तो 120 प्लस 40 ऊपर, तो ये 10,000 से ये 10,000 तो कैंसिल होगा ही होगा, ठीक है। तो Pe1/E कितना 120/160, बिल्कुल करियर, एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल होनी ही है, अरे यार एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल होना ही है। तो आगे इसको सोल्व आउट करेंगे तो E1/E कितना 2 से काटा 6, 2 से काटा 8, 4 से काट दीजिए, दोनों कट रहे हैं, 4 3 12 और 4 चौक 16, 4 3 12 और 4 चौक 16। तो बड़े ध्यान से देखिए, ये आपका जो है ये आपका आंसर राइट, यानी जो है वस्तु निकाली गई वस्तु जब खराब है उस स्थिति में उसका मशीन ए से बना होना का प्रायिकता 3/4 है। देख लीजिए आप लोग
स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले सकते हैं। परीक्षा में इसका मशीन बी द्वारा उत्पादित होना भी पूछ सकता है, उस स्थिति में आपको ज्यादा चेंजेस नहीं करने, ये जो सेकंड सिचुएशन है इसको ऊपर पुट करना है और यहां पे E2 करना है बस। तो बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने के लिए प्रतिस्पर्धा में है। यानी कोई मंडल है, यानी कह सकते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें दो दल हैं जो पुरस्कार पाने के लिए प्रतिस्पर्धा में। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता दे रखी है हमें। पहले दल के जीतने की 0.6 और तथा दूसरे के जीतने की जो प्रायिकता है वो 0.4 है। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नया उत्पाद प्रारंभ करने की प्रायिकता 0.7 है। देखिए कोई भी दल जीतेगा तो कंडीशन क्या है, वो एक नया उत्पाद यानी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो अगर फर्स्ट जो है ग्रुप है, दल है, वो जीतता है तो उसके द्वारा नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की प्रोबेबिलिटी जो है प्रायिकता 0.7, और यदि दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता, संगत प्रायिकता का मतलब ये है कि वो भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 0.3 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो एक बात तो क्लियर है इस क्वेश्चन को में, ये जो लास्ट में एक साथ लिखी लाइन कि उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो एक बात क्लियर है कि भाई उत्पाद तो प्रारंभ किया गया है, ये तो हमें पता है, लेकिन हमें इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि जो उत्पाद प्रारंभ किया गया वो दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस लाइन का मीनिंग ये है, आप थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लें स्टूडेंट, बिल्कुल ये आप समझ लें इसमें। तो ये आपके लिए समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जो हमें पता है इवेंट, उसको लिख लीजिए, यानी घटना ई, नया उत्पाद प्रारंभ किया गया है, यह है घटना ई। अब E1 इसको हम मान लेंगे प्रथम, दो दल है ना, तो प्रथम दल का जीतना, और E2 जो है वो है दूसरे दल का जीतना। तो किस प्रकार से देखिए आप लिखेंगे, हमें पता है कि नया उत्पाद तो प्रारंभ किया गया है, लेकिन इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो दूसरे दल ने प्रारंभ किया, यानी दूसरा दल कब प्रारंभ करेगा, जब वो जीतेगा तभी तो प्रारंभ करेगा, यानी दूसरा दल जीतता है। तो यहां लिख दीजिए E2, इसको आप लिख सकते हैं P(E2) इंटरसेक्शन E, नीचे PE। अब भाई ये बताओ PE का क्या मतलब है, PE का मतलब है कि उत्पाद जो है, नया उत्पाद प्रारंभ किया गया है। तो नया उत्पाद कौन कौन प्रारंभ कर सकते हैं, पहला और दूसरा दल। तो जब प्रथम दल जीता है, यानी प्रथम दल कब प्रारंभ करेगा, जब वो जीता है, इसका मतलब प्रथम दल जीता है, और जब प्रथम दल जीता है तो उसने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, या का मतलब प्लस, जब दूसरा दल जीतता है, और जब दूसरा दल जीतता है तो उसने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, अब आपको बोला गया है प्रश्न में कि दूसरा दल द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो इस वाली सिचुएशन को आप ऊपर लिख दीजिए, E2 PE बट्टा E2। यहां पे देखिए भाई, इसका क्या मतलब है कि दूसरा दल जीता है तथा उसने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसका मतलब है E2 का
दूसरा दल जीता है तथा उसने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो इसको कैसे लिखेंगे कि भाई गुणन प्रमेय से दूसरा दल जीता, और जब दूसरा दल जीता तो उसने प्रोडक्ट लॉन्च किया, यही तो गुणन प्रमेय, उसी का इस्तेमाल होता है बेज प्रमेय में। और ये जो फाइनल बन के आया यही तो बेज प्रमेय का फॉर्मूला है। इसमें ऊपर तो गुणन नियम होता है, नीचे संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लगता है, और ये रिवर्स ऑर्डर में ही तो है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आगे बढ़िए, तो यहां से लिखिए P(E1) प्रथम दल का जीतना, तो प्रथम दल के जीतने की प्रायिकता जो है 0.6, और दूसरे दल के जीतने की E2 ये कितनी है 0.4, 0.6, तो लिख लीजिए इसको आप, तो नहीं सॉरी, इसको पॉइंट हटा देंगे तो 6/10 और इसको 4/10। ठीक है, आगे जब प्रथम दल जीतता है तो उसके नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है। यदि इसके अतिरिक्त प्रथम दल जीतता है तो नया उत्पाद करने की 0.7, तो इसको सोल्व करके लिखेंगे तो 7/10। और जब जो है दल दूसरा जीतता है तो उसके द्वारा नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की प्रोबेबिलिटी ये आपको दे रखी है 0.3, यानी 3/10। सारे के सारी वैल्यूज फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए P(E2)/E, E2 4/10 गुना PE/E2 3/10। ठीक है, E1 6/10, PE/E1, E/E1 7/10। और ये वाला सिचुएशन ये तो सेम है, तो ऊपर वाला एज इट इज लिख दीजिए 4/10 गुना 3/10। तो यहां से सोल्व आउट कीजिए E2/E, तो 12/100, ये हो गया 742/100 प्लस 12/100। ठीक है, यहां से देखिए तो ये तो 12/100 और नीचे का लघुत्तम भी कितना बनेगा 100 बनेगा, 100 है तो 42 + 12, 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, तो इधर हो गया 12/42, 10 52 2 54। ठीक है, यानी जो प्रायिकता है P(E2)/E ये आपके पास आ गया 12/54। सरलीकृत कीजिए 2 से 6 बार और 2 से 27 दूनी 54, 3 से काटिए 3 दूनी 6, 3 ने 27। तो प्रायिकता जो है E2/E ये आपके पास आता है 2/9, 2/9 सोल्व होके 2/9, बिल्कुल ये आपका आंसर होगा 2/9 स्टूडेंट, बिल्कुल। तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है, तो काफी अच्छे क्वेश्चन, अगर कंसेप्ट क्लियर देन क्वेश्चन एकदम पानी की तरह होंगे, कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को स्टूडेंट नहीं होगा इसमें, बिल्कुल। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें बोला गया है, मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है, ठीक है। यदि उसे 5 और 6 की संख्या प्राप्त होती है
तो वह सिक्के को 3 बार उछालती है। मैक्सिमम कितना टाइम उछालती है? 3 बार। और जब भी हम सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो संभावित जो परिणाम होंगे सिक्के को 3 बार उछालने पर 8 होंगे 2 की घात 3 से, ये आपको पता ही है। और चित्तों की संख्या नोट करती है कि चित्त यानी हेड यानी चित्त यानी चित्तों की संख्या को नोट कर लेती है। यदि उसे जो पासा जो उछालती है उस पर 1 2 3 4 संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 1 बार उछालती है। क्लियर? फिर से रिपीट कर देता हूं कि कोई लड़की है, उसके पास एक पासा है, वो पासे को फेंकती है और पासे पर अगर 5 और 6 आता है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चित्तों की संख्या नोट करती है। और अगर उसके पास पासे पर अगर उसके पास 1 2 3 और 4 आ जाए तो वह एक सिक्के को 1 बार फेंकती है और क्या का नोट करती है? चित्त या पट प्राप्त हुआ है ये नोट करती है। तो अगर एक सिक्के को 1 बार फेंका जाए तो चित्त आने की प्रायिकता 1/2 और पट आने की भी 1/2 होती है। यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है, यानी इस लाइन को फिर हमने पढ़ा, यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है इसका मतलब ये जो घटना है वो हमें पता है, घटित हो चुकी है। ये घटना, ये वो इवेंट है जो घटित हो चुका है। तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 4 और प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? बिल्कुल यार सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बेवजह इससे घबराना मत। देखिए कैसे होगा हल। जो है हल क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सबसे पहले मैं ज्ञात इवेंट हमेशा लिखता हूं। तो ई क्या ज्ञात है? बिल्कुल बोला गया ठीक एक चित्त प्राप्त होना। तो ठीक एक का मतलब एक ही होना चाहिए। ठीक एक चित्त प्राप्त होना। ठीक है, हम लोग मल्टीपल इवेंट्स मानते हैं, E1 E2 E3 एक्सेप्ट्रा इत्यादि। तो अब वो हम लोग क्या मानेंगे? ये जो हमें पूछा गया उन्हीं से संबंधित हम मानते हैं। और पूछा हमें क्या है कि पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त होना। तो लिख लेंगे E1 पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त होना। और E2 क्या लिख लेंगे? पासे पर 5,6 प्राप्त होना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेते हैं, थोड़ी ऊपर स्पेस पड़ी है। ठीक, तो अब हम बेस प्रमेय का फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हर क्वेश्चन में लिखते आए। भाई हमें पता जो है कि ठीक एक चित्त प्राप्त हुआ है। ठीक एक चित्त प्राप्त हुआ है, ठीक यानी पता है, तो इसको हमने हर में लिख दिया। अब बोल रहा है कि पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त हुआ है, यानी इवेंट E1 सह प्रतिबंध से लिखिए इसको। तो P E1 इंटरसेक्शन E बट्टे PE। ध्यान से देखिए P क्या है? ठीक एक चित्त प्राप्त होना। और ठीक एक चित्त कब प्राप्त हो सकता है? देखिए कब प्राप्त हो सकता है? जब उसे पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त हो। और जब 1 2 3 4 प्राप्त हो तो भी तो भाई ठीक एक चित्त प्राप्त हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और जब उसको पासे पर 5 और 6 मिला है उस स्थिति में भी आपको ठीक एक चित्त प्राप्त हो सकता है। यह लिख दिया मैंने संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से। अब मैं E1 है ऊपर, तो ये E1 वाला केस ऊपर उठा के लिख दूंगा, मल्टीप्लाई P E बट्टा E1। देखिए ये इसका क्या मतलब है, मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूं। ये E1 का मतलब है पासे पर 1 2 3 4 आना तथा साथ में सिक्के पर ठीक एक एक क्या आना? चित्त प्राप्त होना। ठीक है भाई, तो उसको हमने गुणन नियम से लिखा है यहां पे।
अब सारे के सारी प्रोबेबिलिटीज लिख लीजिए आप। P(E1) पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त होना, तो पासे में कुल परिणाम, एक पासे को एक बार फेंकने पे 1 2 3 4 5 6 संख्या, कौन सी संख्या आ सकती है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। तो कुल परिणाम कितने हुए भैया? 6, और उनमें से 1 2 3 4, तो अनुकूल परिणाम 4। सरलीकृत कर लो, 2/3। P(E2) तो पासे पर 5 और 6 प्राप्त होना, ऐसे रखते हैं, सरलीकृत नहीं करते, चलिए ठीक है। पासे पर 5 और 6 प्राप्त होना, तो कुल परिणाम 6 और अनुकूल परिणाम 2। आगे बढ़ते हैं। P(E1) और ऊपर E, जब पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त हुआ है, उस स्थिति में ठीक एक चीज प्राप्त होना। जब पासे पर प्रश्न पढ़िए, अब जब पासे को आपने फेंका और यदि 1 2 3 4 आया, तो आपने सिक्के को कितनी बार फेंका? एक बार फेंका। कितनी बार फेंका? एक बार फेंका। और एक सिक्के को एक बार फेंकते हैं तो एक बार हेड आता है, एक बार टेल आता है, ठीक है। बोलो सर मतलब? अरे भैया मतलब ये है कि एक सिक्के को एक बार फेंकते हैं तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, और दोनों का प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है, और हेड नहीं आने की भी 1/2, टेल नहीं आने की भी 1/2। कक्षा 10 के स्तर पर बिल्कुल एकदम इजी है ये तो जब आपको पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त हुआ, उस स्थिति में ठीक एक चित आने की प्रायिकता 1/2, क्योंकि आपने सिक्के को कितने दरमियान फेंका? एक दरमियान। आगे देखिए, जब आपको पासे पर 5 और 6 प्राप्त होता है, उस स्थिति में ठीक एक चित आना। अब यहां पे थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि जब पासे पर 5 और 6 आया तो आपने एक सिक्के को 3 बार फेंका। कितनी बार फेंका? सॉरी, 3 बार फेंका। 4 अंगुलियां दिखा दी ना। 3 बार फेंका। कितनी बार? 3 बार फेंका। तो जब हम एक सिक्के को 3 बार फेंकते हैं तो 8 परिणाम बनते हैं, ठीक है। उनमें से ठीक एक चित आने की कंडीशन कौन कौन सी है? देखिए मैं यहां लिख देता हूं। ये वाली होती है, एक सिक्के को 3 बार फेंकने पर ठीक एक चित आना। तो कौन कौन सी सिचुएशन होंगी? देखिए ये हो सकती है हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड, ठीक है। चित यानी हेड, तो इन 3 में ही ठीक एक चित है। तो कुल परिणाम कितने? 8। अनुकूल परिणाम कितने? 3। अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 8, ठीक है भाई। बिल्कुल ये सारे वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूले में पुट करेंगे स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे मान हम पुट कर देंगे, क्योंकि एक सिक्के को 3 बार फेंकने पर ठीक एक चित आने की ये 3 ही अनुकूल स्थितियां होती है। पुट कर देंगे E1/E। E1 का मान 4/6, ठीक है भाई। अब इसको देख के लग रहा है कि सरलीकृत कर ही लेना चाहिए। अब कर लो भाई, 2/3, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 3 6, 1/3 सरलीकृत कर दिया है मैंने, ठीक है। तो 2/3 गुना E/E1 1/3। E1 ये तो सेम ही रहेगी ना, 2/3 गुना 1/3 प्लस E2 1/3 गुना E/E2 3/8
ठीक है, आगे देखिए, तो ये हो गया, ऊपर का पक्ष सोल्व किया तो 2/9, और इसको सोल्व किया तो 2/9 प्लस 3/8 24। ठीक है, 24 और 9 इसका आप लघुत्तम ले लीजिए, यहां ले लेते हैं 9 और 24। देखिए 3 से 3 तिया 9, 3 7 21, 3 8 24, 3 से 3 एकम 3 और ये 8, तो ठीक है, 3 तिया 9, 9 अंटे 72, 72 हो जाएगा। ये तो 2/9 ऐसा का सर को, तो यहां पे लघुत्तम बनाओ भाई, हमने लघुत्तम क्योंकि 8 है तो 2 2 2 आएगा, 2 2 2, तो ये 8 ही होगा, और ये 9 9 अंटे 72, तो लघुत्तम कितनी बन गई 72। तो 9 का भाग दिया 72 में 8 बार, और 8 को 2 से गुना किया 16, 24 का 72 में 24 एकम 24, 24 24 72, 3 से गुना कर दो 3 तिया 9। ठीक है, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट आगे आप लोग, इसको मैं यहां लिख रहा हूं P E1 बट्टा E 2/9, ठीक है, और ये 16 और 9 25, 16 और 9 25, तो 2/9 और 16 9 25/72, 25/72। आगे देखिए सोल्व करेंगे तो 2/9 और ये ऊपर जाके पलट जाएगा, तो 72/25, 72/25। देखिए काटिए, 9 से काटो 72 को, 9 अंटे 72, तो जो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट P E1/E 8 दूनी 16, 16/25, 16/25, ये आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट फाइनल, बिल्कुल ये आपका आंसर होगा 16/25। कहीं इसमें आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए, 16/25 राइट आंसर है स्टूडेंट एकदम से। 16/25, कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे हुआ, कहां पे मिस्टेक हो रहा भाई, एक बार देख लीजिए, आंसर मैच नहीं कर रहा हमारा। 1 मिनट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, मान हमने गलत रख दिए फॉर्मूले में, बाकी मान सही निकालें। तो देखिए E1 का 2/3, 2/3, फिर E/E1 का 1/3 रख दिया, जबकि कितना है 1/2। तो भाई आप भी ध्यान रखें, एग्जाम में वैल्यूज रखते टाइम बहुत ही ध्यान से रखें, वरना करा कराया काम बिगड़ जाएगा। तो यहां पे होगा 1/2, तो यहां पे भी बिल्कुल गलत हो गया, तो यहां पे भी 1/2। आगे फिर मैच कर लेते हैं, E2 का 1/3 और PE/E2 का 3/8। तो देखिए ये हो जाएगा नीचे 6, नीचे कितना हो जाएगा 6, तो यहां पे भी कितना स्टूडेंट बिल्कुल 6। अब ये है 6 और ये 24, तो 6 और 24, तो यहां पे भी 6 कीजिए स्टूडेंट आप लोग, 6 और 24 इसका लघुत्तम निकाल लें। मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं और फिर इसको सही बना देता हूं। तो देखिए स्टूडेंट 6 और 24, तो ऊपर तो 2/6 और नीचे 6 और 24, तो इसकी लघुत्तम 24, 24 यानी 6 चौक 24 और 4 दूनी 8 प्लस 3। आगे सोल्व कर लेते हैं, तो 2/6 नीचे 8 3 11 और नीचे 24, तो ये जो है नेक्स्ट सोल्व होके हो जाएगा P
E1/E, देखिए 2/6 और ये नीचे का जो भाग है ऊपर जाके पलट जाएगा, 24/11, 6 चौक 24, तो ये हो गया 8/11। तो ये स्टूडेंट 8/11 जो है आपका राइट आंसर है। हमने जरूर कैलकुलेशन सही किया था, सब कुछ सही किया था, लेकिन हमारे से एक छोटा सा सीलिंग मिस्टेक यहां पे हो गया, तो जो हमने गलत मान पुट कर दिया। तो भाई सावधानी हटी, जैसे ही सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो वैल्यू अच्छे से रखना, अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो काफी अच्छा ये क्वेश्चन था, हमने बनाया। मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, बिल्कुल। तो आशा करते हैं आज का वीडियो स्टूडेंट आपको पसंद आया होगा, जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने आपके लिए बनाए। और इससे जो आगे के क्वेश्चन है 12, 13, 14, यानी 11, 12, 13 और 14, ये जो क्वेश्चन है ये वाले, ये हम जो है नेक्स्ट जो अपना लेक्चर है उसमें हम बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।